Good morning students, myself Himanshu Vashisht. Today we are going to start new chapter of macroeconomics, chapter number 4. Chapter name is Method of Calculating National Income. प्रीवियस चैप्टर में हमने नेशनल इनकम क्या होती है, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे जो है हम कन्वर्ट करते हैं एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में, इस बारे में डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पर इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो टू डू लिस्ट देखिए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नंबर 1, वैल्यू एडेड मेथड विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। पहला मेथड जो होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ओके, और इसमें एक इशू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो है डबल काउंटिंग का इशू। उसको क्या, डबल काउंटिंग इशू किसको बोलते हैं और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ये हम देखेंगे। सेकंड जो मेथड है एनआई को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, दैट इज इनकम मेथड विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड द थर्ड मेथड टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम इज एक्सपेंडिचर मेथड विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ओके, एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो 3 मेथड्स हैं यहाँ पे, जैसा कि टू डू लिस्ट में हम देख पा रहे हैं। देयर आर 3 मेथड्स that can be used to estimate national income. First is value added method. यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली बता देता हूँ। वैल्यू एडेड मेथड में हम जो जितनी भी करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस न्यू गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू उसको सम टोटल करते हैं और उसके बाद फिर प्रोसेस करके जो है हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में जो है हम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करते हैं, बट उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स यूज़ में आए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन फैक्टर्स की जो इनकम है उस इनकम को का सम टोटल करते हैं और वो सम टोटल जो होता है वो भी आपका नेशनल इनकम ही होता है। एंड द लास्ट इज हम ना तो प्रोडक्ट, कमोडिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को कंसीडर करते हैं, ना फैक्टर्स की इनकम को। तीसरा तरीका है कि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा कर रही है इकोनॉमी, उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं और वो भी आपका जो फाइनल कैलकुलेशन होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो देयर आर 3 मेथड या 3 अप्रोचेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम: वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिटेल से बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सर्कल फ्लो मॉडल जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है जो इनकम जो है वो डिमांड में कन्वर्ट होती है, डिमांड जो है वो फिर और प्रोडक्शन करने के लिए इंड्यूस करता है, प्रोडक्शन होता है तो फिर इनकम जनरेट होती है। तो इस सर्कुलर फ्लो मॉडल में हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैन बी व्यूड 3 डिफरेंट एंगल्स। नेशनल इनकम को 3 अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं। नंबर 1, एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी के अंदर जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है। अभी वैल्यू एडिशन क्या होता है ये वैसे तो आपको बता दिया गया है, पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ेंगे हम। वैल्यू एडिशन जो होता है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कमोडिटी की जो वैल्यू बढ़ती है उस वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू एडिंग प्रोसेस को ही वैल्यू एडिशन बोलते हैं। दूसरा इसका जो एंगल है नेशनल इनकम का, एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, एंड द थर्ड इज एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो 3 तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है उसको जोड़ लें, या फिर उस वैल्यू एडिशन में, वैल्यू एडिशन की वजह से जो इनकम जनरेट हुई है फैक्टर्स की, उस इनकम को कैलकुलेट कर लें, और जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया, उस खर्चे को जोड़ लिया जाए, उस एक्सपेंडिचर को सम टोटल कर लिया जाए, तो भी नेशनल इनकम जो है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम, द इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। दीज आर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 1, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। Value added method measures national income in terms of value addition by each producing enterprise। कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं
वो जितना जितना वैल्यू एडिशन कर रही हैं उस वैल्यू एडिशन को मेज़र करते हुए हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये स्पेसिफिक बात है, केवल एक साल जो करंट ईयर चल रहा है उसके दौरान ही हमको एनआई को कैलकुलेट करना है, प्रीवियस ईयर की बात नहीं होगी इसमें। इसका एक और नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट मेथड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन वगैरह है उसको हटा दिया जाता है, मशीनों की जो घिसावट हुई है प्रोडक्शन करने में उसको हटा दिया जाता है। Estimation of the contribution of all producing enterprise to production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP called GDP-MP। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में प्रोड्यूस हुई जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस की जो टोटल वैल्यू है उस टोटल वैल्यू को हम बोलते हैं GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इस GDP-MP को एडजस्ट किया जाता है NNPFC में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। ये प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअल नेशनल इनकम है वो है NNPFC, और हम तीनों मेथड्स के अंदर जो फाइनल फिगर निकालेंगे वो NNPFC का ही निकालेंगे, बट उससे पहले जो अदर रफ एग्रीगेट्स हैं लाइक GDP-MP वो कैलकुलेट होंगे, और फिर GDP-MP को जैसे कि इस मेथड में हम एडजस्ट करेंगे NNPFC में, एंड द NNPFC इज़ द रियल नेशनल इनकम। अब इसमें क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले हम जो ये टॉपिक है वो है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। तो वैल्यू एडेड क्या है? तो वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। किसी भी एंटरप्राइज की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, मतलब जो फाइनल गुड तैयार हुई उसकी जो वैल्यू है, और उस फाइनल गुड को तैयार करने के लिए जो खर्चा किया गया दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो उसके बीच का डिफरेंस है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इंटरमीडिएट कंजप्शन के बीच का डिफरेंस है वैल्यू एडेड। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब 1 लाख रुपए का माल तैयार हुआ, उस 1 लाख रुपए के माल को तैयार करने के लिए कितना खर्चा किया गया दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो वी गेट वैल्यू एडेड। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक फर्म के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अब अगर वो सारा आउटपुट बिक जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता, तो इन दैट सिचुएशन उस फर्म की जो सेल है, जो बिक्री है, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल इफ एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, कुछ आउटपुट जो है वो बगैर बिके रह जाती है, जैसे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और उसमें से 40 सेल हुई और 10 जो हैं वो बच गई, तो वो जो बची हुई 10 यूनिट्स हैं उस प्रोडक्ट की, इट इज़ एडेड टू द फर्म्स इन्वेंट्री स्टॉक, उसको फर्म के इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर ऐड कर देते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक के बारे में आपको बताया गया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि कुछ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स का जो स्टॉक होता है, जो फर्म की सेल को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू रखने के लिए मेंटेन किया जाता है, उसको इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। उस इन्वेंट्री स्टॉक में इस अनसोल्ड यूनिट्स ऑफ द गुड को ऐड कर दिया जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस, अब जब आप उस बगैर बिकी हुई अनसोल्ड यूनिट्स को स्टॉक में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? चेंज इन स्टॉक। भाई फॉर एग्जांपल पहले आपके पास 10 चेयर्स थी, ठीक है, या 100 चेयर्स थी या 100 यूनिट्स थी किसी कमोडिटी की, और आपने करंट ईयर में 50 प्रोड्यूस करी जिसमें से 40 बिकी, ओके, तो बची हुई 10 को आपने जो प्रीवियस स्टॉक था उसमें ऐड कर दिया। तो प्रीवियस स्टॉक था आपका 100, अभी करंट स्टॉक हो गया आपका 110, तो चेंज इन स्टॉक कितना हो गया? 10 ड्यूरिंग द ईयर। इट इज सच ए सिचुएशन वैल्यू ऑफ, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर कुछ माल बिके बिना रह जाता है तो जो बिका प्लस जो स्टॉक में चेंज आया, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब चेंज इन स्टॉक जैसा कि क्लियर हो चुका होगा आपको कि चेंज इन स्टॉक क्या है? प्रीवियस स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक
और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस। इट इज़ मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था तब और जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब के बीच का जो स्टॉक का डिफरेंस है, दैट इज़ द चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो है आपका नॉन फैक्टर इनपुट्स, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह के ऊपर खर्चा किया जाता है उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। अब इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर 4 एंटरप्राइज लिए गए हैं, फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर एंड शॉपकीपर। किसान गेहूं उगाता है, फ्लोर मिल वाला उसको आटे में कन्वर्ट करता है, बेकर जो है उसको उसके ब्रेड या बिस्किट वॉटएवर जो भी वो बनाता है, और फिर शॉपकीपर उसको सेल करता है। फार्मर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 600 रुपीज़ से बीच में जो उसका खर्चा आया खाद बीज वगैरह पर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा पर, वो 200 रुपये आया। तो वैल्यू ऑफ एडिशन कितना हुआ? 400। 600 रुपये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, 200 रुपये इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो एडिशन कितना हुआ है? 400 रुपीज़ का। फिर उसने ये 600 रुपये में गेहूं जो था वो किसको बेचा? फ्लोर मिल वाले को। तो फ्लोर मिल का जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है दैट इज 600। फिर उसने उसको पीस कर कितने का हो गया वो? 800 रुपये का। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 200। 800 टोटल उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो उसने बेच दिया बेकर को। तो बेकर का इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो आपका कितना हो गया? 800 रुपीज़। फिर उसने उसका ब्रेड या बिस्किट्स जो भी वो बनाता है वो बनाए 1000 रुपये। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 200। शॉपकीपर के पास वो 1000 रुपये में ब्रेड पहुंची, शॉपकीपर ने अपना उसमें प्रॉफिट ऐड किया और 1200 रुपये में फाइनल यूज़र को बेच दिया। तो कितने का एडिशन करा उसने? 200 रुपये का। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 3600, इंटरमीडिएट कंजप्शन इज 2600, और जो केवल वैल्यू एडिशन हुआ है वो फर्स्ट फेज पर 400 का, फिर 200, देन 200, देन 200, टोटल 1000। तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन ₹200। हम ये मान के चलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन गेहूं के अंदर कितना है? 200 रुपये का। तो इट में इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, 200 रुपये में ही शामिल है। अकॉर्डिंगली वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज इक्वल टू 600 माइनस 200, 400। अब फ्लोर मिल बाइज द व्हीट फॉर 600, क्योंकि 600 रुपये में उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। सेल्स फ्लोर 800, उसने आटे को 800 में बेचा, तो वैल्यू एडेड बाय द फ्लोर मिल देयरफॉर इज इक्वल टू 800 माइनस 600 इक्वल टू 200। नेक्स्ट, द बेकर बाइज फ्लोर 800 एंड सेल द ब्रेड फॉर 1000 टू द शॉपकीपर। 1000 रुपये में उसने शॉपकीपर को ब्रेड बना के बेच दी। तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? 1000 माइनस 800। 800 में उसने आटा लिया था, उसको लेस किया 1000, तो 200 रुपीज़। शॉपकीपर बाइज द ब्रेड 1000 एंड सेल द ब्रेड टू द हाउस होल्ड फॉर 1200। जो फाइनल यूज़र है हाउस होल्ड, उस ब्रेड को यूज़ करने वाले 1200 में बेच दिया। तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? अगेन 200। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इनिशियल स्टेज फार्मर से लेकर शॉपकीपर तक जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ 400, 200, 200, 200, टोटल 1000। इट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड GDP-MP। ये जो टोटल वैल्यू एडिशन है इसको हम GDP-MP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए GDP-MP जो है वो कैलकुलेट करेंगे। GDP-MP कैलकुलेट हो गया, उसके बाद फिर उसमें से जो डेप्रिसिएशन है, यानी कि इन सभी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो मशीन्स की जो घिसावट हुई है, वैल्यू कम हुई है, उस डेप्रिसिएशन को कम करेंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको समझाया था, उसको डेप्रिसिएशन को लेस करने से जो वैल्यू आएगी दैट इज NDP-MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस में टैक्सेस को ऐड किया जाएगा, टैक्सेस और सब्सिडीज़ का जो डिफरेंस है जिसको हम NIT बोलते हैं उसको लेस किया जाएगा, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको क्या नाम से जो है किस में कन्वर्ट किया जा सके? फैक्टर कॉस्ट पे। तो NDP-FC आ जाएगा। NDP-FC में हम NFIA को ऐड करेंगे। NFIA क्या है ये आपको बता दिया गया है। जो किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो फैक्ट्री इनकम जनरेट करते हैं उसमें, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो हमारे कंट्री से जो इनकम जनरेट करते हैं फैक्ट्री इनकम, उसका दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज NFIA। तो NDP-FC में NFIA को ऐड करेंगे तो फाइनल फिगर जो आएगा हमारे पास वो होगा NNP-FC, एंड दिस इज द रियल नेशनल इनकम। तो मैं रिपीट कर देता हूं, वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या करना है, जो वैल्यू एडिशन हुई है
वैल्यू एडिशन को आपको पहले समझना होगा कि वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिड में आपको बताना है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है उसका जो डिफरेंस है, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। उसके बाद दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में बताना है। देन उसके बाद ये इस तरह का एक एग्जांपल आपको देना है। इस एग्जांपल के अंदर जो फिगर्स हैं वो आप हाइपोथेटिकल फिगर्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं फिगर्स को यूज़ करें आप, बट आपको जो इनिशियल फिगर आप ले रहे हैं फर्स्ट एंटरप्राइज का, उसमें आपको एडिशन करते हुए चलना है और लास्ट में उसी एडिशन को आपको जोड़ना है। ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये जीडीपी एमपी है, और इसी जीडीपी एमपी में से फिर जब हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो देन एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो एनडीपी एफसी, देन एडिशन करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का तो फिर हमको मिलेगा एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास में मैंने आपको इतना ही बताया था। इसके बाद इस मेथड को यूज़ करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या नाम से जो है डबल काउंटिंग वाली जो बात हम कर रहे थे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है और उसको उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसको, इस पर हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, सी यू।